आप सबको मेरा नमस्कार। अमेरिकन और ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशंस के कुछ टॉपिक पर डिस्कशन करने के बाद आज हम फिर से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ अपना रुख करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे फीचर्स ऑफ द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है और अगर हमने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल को समझना है तो इसकी जो स्टार्टिंग में वर्डिंग है वही बहुत है। प्रियम्बल में क्या लिखा हुआ है, प्रियम्बल की वर्डिंग सबसे पहले पढ़ते हैं और फिर इसको हम धीरे धीरे करके समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन इसकी वर्डिंग पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो प्रियम्बल जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल को लेके आने का ट्रेंड है वो शुरू हुआ था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, क्योंकि अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन दुनिया का सबसे पहला रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था और उसके अंदर प्रियम्बल को इंक्लूड किया गया था। उसके बाद जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन आए वहाँ एक ट्रेंड हो गया प्रियम्बल को शामिल करने का। इसी तरह से जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें भी प्रियम्बल जो है उसको शामिल किया गया है। प्रियम्बल संविधान के लिए इतनी इम्पोर्टेंट है कि कुछ लोगों ने कहा कि प्रियम्बल इज अ की ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रियम्बल इज अ मिरर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड प्रियम्बल इज अ हॉरोस्कोप ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो कई नाम जो है वो प्रियम्बल को दिए गए हैं और मुझे ऐसा लगता है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का प्रियम्बल है वो एक किस्म का मूल मंत्र है, क्योंकि हम अगर प्रियम्बल की सारी वर्डिंग को समझ आएंगे तो हमें पता चल जाएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका एम क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसका पर्पस क्या है। तो संविधान को समझने से पहले हमें इसकी प्रियम्बल को समझना जरूरी है। तो प्रियम्बल जो है वे पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है वो लेकर आए थे एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन और उसी के अंडर ही जो प्रियम्बल है इसको तैयार किया गया था। तो प्रियम्बल इन शब्दों से शुरू होती है, We the people of India having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic republic and secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो प्रस्तावना की इस वर्डिंग को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। सबसे पहले हम बताने की कोशिश करेंगे कि जो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी है उसकी अथॉरिटी का सोर्स कौन है। तो अगर देखा जाए तो जो लोग हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन की अथॉरिटी का सोर्स है, क्योंकि संविधान को का निर्माण करने वाले क्लियर कह रहे हैं कि हम लोगों के बिहाफ पर संविधान का निर्माण कर रहे हैं और इसमें जो कुछ भी लिखा जा रहा है वो लोगों के बिहाफ पर ही लिखा जा रहा है। तो इसलिए जो पावर है वो लोगों से संविधान की तरफ फ्लो हो रही है और संविधान से वो मूव कर रही है हेड ऑफ द स्टेट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट की तरफ। तो पावर कहाँ से शुरू हुई? पावर जो है वो अल्टीमेट जो सोर्स है पावर का वो कौन है? वो है इंडियन पब्लिक। तो संविधान के जो निर्माता हैं वो सारा जो क्रेडिट है वो पावर का वो किसको दे रहे हैं? जो आम जनता है। ये एक बहुत बड़ी विशेषता है हमारे संविधान की प्रस्तावना की कि लोगों को सबसे ऊपर रखा गया है और यहाँ तक कि संविधान भी अपनी जो पावर है वह लोगों से हासिल कर रहा है। ये है इसका पहला फीचर। अगर हम दूसरे फीचर की बात करें तो उसमें हम बात करेंगे इंडियन स्टेट की नेचर की। इस संविधान की प्रस्तावना में इंडियन स्टेट की नेचर को बिल्कुल क्लियरली डिफाइन किया गया है। शुरू में प्रस्तावना में 3 वर्ड शामिल किए गए कि इंडिया इज अ सॉवरन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, लेकिन बाद में 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 2 और वर्ड जो है इसमें इंक्लूड किए गए और वो हो गया इंडिया इज अ सॉवरन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। तो इसी के बेस पे हम इसकी नेचर की बात कर सकते हैं। पहले आ गया इंडिया इज अ सॉवरन नेशन, इंडिया इज अ सॉवरन स्टेट। तो व्हाट इज द सॉवरन स्टेट? विच इज इंटरनली एंड एक्सटर्नली फ्री फ्रॉम द फॉरेन रूल
जिसके ऊपर किसी भी बाहरी ताकत का कंट्रोल नहीं होता, और विच स्टेट कैन टेक इट्स ओन डिसीजंस, और जिसके पास अपने फैसले लेने का हक होता है, उसको कोई दूसरा फोर्स नहीं कर सकता है। तो इंडिया 1947 के बाद एक सॉवरन नेशन है, और वो अपने अंदरूनी और बाहरी मामलों में बिल्कुल आजाद है। ठीक है, उसके बाद आ गया इंडिया इज अ सोशल स्टेट, ये प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो भारत का जो के संविधान का जो निर्माण करने वाले थे, वो भारत को एक समाजवादी राज्य बनाना चाहते थे। कारण क्या था कि उस टाइम पे हमने नई नई आजादी हासिल की थी, गरीबी बहुत ज्यादा थी, तो कुछ लोगों के पास बहुत पैसा था और कुछ बहुत ही गरीब थे। तो समाजवाद में क्या होता है कि जो अमीर और गरीब है उसके गैप को कम करना। लेकिन हम तो देख रहे हैं कि टाइम के साथ ये गैप कम नहीं हो रहा है, बल्कि ये गैप बढ़ता ही जा रहा है। तो शायद उस टाइम इंडिया के ऊपर रशिया का काफी प्रभाव था, कोल्ड वार चल रही थी सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और दो आइडियोलॉजीज की आपस में टक्कर थी कोल्ड वार के टाइम। एक थी कैपिटलिज्म और दूसरा था कम्युनिज्म, जिसको हम सोशलिज्म भी कह सकते हैं। तो इंडिया ने सोशलिज्म का जो रास्ता है वो चुना, उन्हें लगा कि हमारी कंट्री के लिए ये बेटर रहेगा। लेकिन अगर टाइम के साथ देखा जाए तो जो सपना देखा था वो पूरा नहीं हो सका समाजवाद का, और आज जैसे कि हम कैपिटलिज्म की तरफ मूव कर रहे हैं। सोशलिज्म और कैपिटलिज्म में क्या फर्क है कि सोशलिज्म में जितने भी सेक्टर्स होते हैं उनके ऊपर गवर्नमेंट का ज्यादा कंट्रोल होता है, जिनको पब्लिक सेक्टर कहते हैं। जैसे आज भी सरकार का कुछ सेक्टर्स पर कंट्रोल है, जैसे रेलवे है, या फिर रेलवे है और पोस्ट डिपार्टमेंट है। इसके अलावा कुछ बैंकिंग और जो इंश्योरेंस डिपार्टमेंट है उनके ऊपर भी कुछ कंट्रोल है गवर्नमेंट का। लेकिन जो ज्यादातर कंट्रोल है वो प्राइवेट सेक्टर का आ चुका है। तो हम समाजवाद से कैपिटलिज्म की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं। उसके बाद आ गया इंडिया इज अ सेकुलर स्टेट। तो सेकुलरिज्म क्या है? जिसमें किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म को मानने की आजादी होती है, खुद होती है। वो किसी भी स्थान पे जाके वर्शिप कर सकता है, उसके ऊपर धर्म को लेकर कोई पाबंदी नहीं है। तो हमारे इंडिया में भी, क्योंकि इंडिया डजंट हैव इट्स ओन रिलीजन, कोई डिक्लेयर नहीं किया हुआ है कि इंडिया का ये रिलीजन है। इंडिया में सभी धर्मों का जो है वो सत्कार किया जाता है, सबको बराबर सम्मान दिया जाता है। तो इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक जो है लोगों को धार्मिक अधिकार भी दिए गए हैं। और जो क्लियर कट किया गया है कि जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है वहां पे लोगों को रिलीजियस जो है स्टडी है वो नहीं करवाई जाएगी। तो इंडिया को पूरी तरह से एक सेकुलर स्टेट बनाने की कोशिश की गई है। उसके बाद आ जाता है इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक नेशन। तो इंडिया तो एक बहुत बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन है। तो क्यों कहते हैं इंडिया को एक लार्जेस्ट डेमोक्रेसी? इसलिए नहीं कि इंडिया की डेमोक्रेसी बहुत ज्यादा बढ़िया है तो इसलिए हम इसको एक लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन कहते हैं। इस सवाल का जवाब आपने ढूंढना है कि व्हाई इंडिया इज कॉल्ड अ लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन। जो इंडिया है वो एक डेमोक्रेटिक नेशन तो है, इसमें लोगों को बहुत सारे अधिकार हैं, अपनी सरकार चुनने का अधिकार है, पावर लोगों के हाथ में है, और सरकार हर काम के लिए लोगों को जवाबदेह है। ये बात तो ठीक है, लेकिन ये नहीं है कि ये दूसरे देशों के मुकाबले बहुत ही बढ़िया डेमोक्रेसी है। इसके मुकाबले भी कोई बहुत अच्छे अच्छे देश हैं जिनकी डेमोक्रेसी बहुत सक्सेसफुल है, और सबसे ऊपर तो नाम आता है स्विट्जरलैंड का है, यहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। और इसके अलावा आप चले जाओ नॉर्वे, फिनलैंड और डेनमार्क जैसे देशों में, वहां पे भी जो डेमोक्रेसी है उसकी बेस्ट क्वालिटी आपको देखने को मिलेगी। तो इंडिया भी जो है वो भी एक डेमोक्रेटिक नेशन है, बिकॉज इन दिस कंट्री द पावर लाइज इन द हैंड्स ऑफ द पीपल। और हम कह सकते हैं कि जो अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन है वो इम्प्लीमेंट होती है कि इन डेमोक्रेसी इज अ गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तो इंडिया इस कंडीशन को पूरा करता है। उसके बाद आ जाता है इंडिया इज अ रिपब्लिकन नेशन। तो रिपब्लिकन नेशन क्या होता है? जिसमें हम अपना रिपब्लिक डे मनाते हैं, हमने खुद अपना संविधान बनाया है, और जो हमारा हेड ऑफ द स्टेट है वो लोगों के द्वारा चाहे इनडायरेक्टली चुना जाता है, लेकिन ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल। और उसको लोग ही चुनते हैं, लोग अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, और आगे जाके जो रिप्रेजेंटेटिव है वो प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो भारत एक रिपब्लिकन देश भी है। ये सारी जो है स्टेट की नेचर को डिफाइन किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में। अब है, ये पहले हो गया कि सोर्स
क्या है पावर का, जो अथॉरिटीज हैं। उसके बाद आ गया कि जो हमारी इंडियन स्टेटस की नेचर क्या है। तो थर्ड पॉइंट आ गया कि अब कॉन्स्टिट्यूशन का एम क्या है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ऑब्जेक्टिव जो है उसको क्लियर कट प्रियम्बल में जो है वो डिस्कस किया गया है। तो सबसे पहला जो पॉइंट इसमें है वो है कि क्या एम है, वो है टू प्रोवाइड जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल टू इट्स सिटीजन्स। तो भारतीय संविधान में इस बात की भी चर्चा की गई है कि लोगों को हर तरह का जो न्याय है वो दिया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें सामाजिक न्याय की, सोशल जस्टिस की, तो एक समाज में रहते हुए जब लोगों के साथ किसी भी आधार पर कोई वितकरा, कोई भेदभाव नहीं किया जाता, तो हम कहते हैं उसको सोशल जस्टिस। तो इंडिया में भी इस चीज का पूरा ध्यान रखा गया है कि सारे लोग जो हैं, सभी लोग जो हैं, वो सोसाइटी में इक्वल उनका जो स्टेटस है वो होना चाहिए, उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसके अलावा लोगों को सोशल सिक्योरिटी जो है वो भी प्रोवाइड की जानी चाहिए, तभी उनको सामाजिक न्याय मिलेगा। उसके बाद आ जाता है इकोनॉमिक जस्टिस। इकोनॉमिक जस्टिस का सीधा साधा साधारण शब्दों में मतलब है कि नागरिक की 3 जरूरतों का पूरा होना, रोटी, कपड़ा और मकान। ये 3 तो हम डिजर्व करते ही हैं कि हमारा देश हमारी इन 3 जरूरतों को पूरा करे। और इसके अलावा अगर आपने अपने देश की आर्थिक तस्वीर को समझना है, तो हमें कोई ज़्यादा टेक्निकल डाटा देखने की ज़रूरत नहीं है। एक सीधा-साधा आदमी भी समझ सकता है कि इसके देश की आर्थिक तस्वीर कैसी है। हमें देखना है कि हमारे देश में कितने परसेंट लोग रिच हैं और कितने परसेंट जो है वो गरीब हैं। इसके अलावा हमें देखना है कि कितने इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जिनके पास अरबा-खरबा पैसा है और कितने भिखारी हमारे देश में हैं। इन सब चीजों से हमारे देश की जो आर्थिक हालत है उसका अंदाजा जो है वो लगाया जा सकता है। अगर गरीबी है, भूखमरी है और स्टारवेशन है, पॉवर्टी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इससे क्लियर हो जाता है कि लोगों के साथ ज्यादा जो न्याय है, आर्थिक न्याय उनको नहीं मिल रहा है। इसके बाद आता है पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब है जब लोगों को उनके अधिकार दिए जाते हैं, राजनीतिक अधिकार। तो राजनीतिक अधिकारों में क्या आता है, विचार प्रकट करने की, सोचने की स्वतंत्रता, ठीक है, अपने वोट का अधिकार, सरकार को क्रिटिसाइज करने का अधिकार। आप अपने विचारों को जब एक्सप्रेस कर पाते हैं, और इंडिया में भी हमें बहुत सारे पॉलिटिकल राइट्स मिले हुए हैं, जैसे राइट टू वोट है, राइट टू कंटेस्ट इलेक्शंस है, राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट है, राइट टू पिटिशंस है, राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो इस तरह के कई राजनीतिक अधिकार जो है वो लोगों को प्रदान किए गए हैं, तो इसको कहते हैं पॉलिटिकल जस्टिस। तो पॉलिटिकल जस्टिस के बाद जो वर्डिंग आती है वो आती है बिलीफ, फेथ, वर्शिप, एक्सप्रेशन। तो आप थॉट के हर नागरिक को जो है वो सोचने का अधिकार होना चाहिए और अपनी सोच को एक्सप्रेस करने का भी अधिकार होना चाहिए। इसके अलावा उसके अपने बिलीफ, उसके अपने फेथ होने चाहिए। तो ये सब कुछ जो है वो इंडियन प्रियम्बल में लिखा हुआ है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल में, कि हर नागरिक को अपने तरीके से सोचने का अधिकार होगा और उसको एक्सप्रेस करने का भी उसे राइट दिया जाएगा। और इसी के साथ बात की गई है कि इक्वल स्टेटस की और इक्वल अपॉर्चुनिटीज की, कि जो स्टेटस है वो सबका एक जैसा होना चाहिए और सबको रोजगार प्राप्त करने के बराबर मौके जो है वो मिलने चाहिए। मतलब हर चीज में प्रियम्बल में जो इक्वालिटी है उसकी बात की गई है। तो उसके बाद ये बात भी की गई है कि जितने भी यहाँ के रहने वाले नागरिक हैं, क्योंकि हर बहुत सारे नागरिक हैं जिनका कल्चर अलग है, किसी का धर्म अलग है, कोई विभिन्न जातियों को बिलोंग करता है, मतलब अलग अलग तरह के लोग आपको इंडिया में देखने को मिलेंगे। तो उन सबको एक लड़ी में पिरोए रखने के लिए उनमें भाईचारे की भावना को विकसित करना बहुत जरूरी है। और संविधान की प्रियम्बल में जो क्लियर कट लिखा हुआ है कि वी अश्योर फ्रेटर्निटी अमंग इट्स सिटीजन्स, कि जितने भी नागरिक हैं उनमें जो भाईचारे की, ब्रदरहुड की फीलिंग है उसको प्रमोट किया जाएगा। और फिर उसके बाद आ जाता है डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। इन सबसे ऊपर क्या है, इंसान का अपना मान और सम्मान। अगर नागरिकों को अपने देश में पूरा मान सम्मान मिलता है तो वो भी अपने देश को पूरा प्यार करते हैं, उनकी भी अटैचमेंट हो जाती है और हमारा पॉलिटिकल कल्चर बहुत रिच हो जाता है, क्योंकि लोगों को लगता है कि मेरा देश मुझे सब कुछ दे रहा है तो मैं भी बदले में सब कुछ दूं। इसलिए मान, जो इंडिविजुअल का मान सम्मान है उसकी भी हमारे संविधान में बात की गई है। और सबसे बड़ा मान सम्मान हमें मिला है कि हमें वोट का अधिकार दिया गया है। हमें इससे इग्नोर नहीं किया गया है, बल्कि हमको दिया गया है वोट का अधिकार, ताकि हम अपनी सरकार का चुनाव कर सके।
और व्यक्ति से भी ऊपर क्या है, हमारा नेशन। इसलिए नेशन की यूनिटी एंड इंटेग्रिटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और उसके लिए जो कंट्री है वो कोई भी स्टेप ले सकती है। सबसे ऊपर जो है हमारे संविधान में वो नेशन को रखा गया है। देश की एकता और अखंडता के लिए सरकार कोई भी कदम जो है वो उठा सकती है, क्योंकि अगर देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे। इस तरह से इन सभी बातों का जिक्र जो है वो संविधान की प्रस्तावना में किया गया है। अगर आपने ये शब्दावली समझ ली तो समझो कि आपने पूरे संविधान को समझ लिया है। संविधान में ज्यादा डिटेल में इन चीजों की बात की गई है, लेकिन जो मूल मंत्र है वो सारा प्रियम्बल में ही दिया गया है। इस तरह से कुछ लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया कि इसकी लैंग्वेज बहुत टफ है, इसको वकीलों ने बनाया है, ये लोगों ने नहीं बनाया है, ये कोरे वादे हैं, ऐसा बहुत कुछ भी कहा जाता है। तो हमने क्रिटिसिज्म को बुला के सिर्फ बात करनी है जो हमारे संविधान की सोर्स है, पावर का सोर्स क्या है, उसकी नेचर कैसी है और उसका एम क्या है, वो सारी चर्चा हमने इस क्वेश्चन में करनी है। अगर आपको और भी किसी टॉपिक पे कोई मेरी हेल्प चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगी आपकी हेल्प करने की, और आप भी प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहे मुझे मोटिवेट करने के लिए, ताकि मैं इससे और बेहतर आपके लिए काम कर सकूं। तो मिलते हैं हम एक फिर नई वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।